हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो इससे पहले हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट 1 कर लिया था। अब हम पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। अभी तक हमने स्कूल एजुकेशन के बारे में कवर किया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया है। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, किस तरीके से हम हर एक लेवल पे एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये मान के चल सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक चाइल्ड को। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे वेज बताए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में, बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल एक्सेस सबको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये वेज क्या हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो आपका वे है वो है मल्टीपल पाथवे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो है वो है मल्टीपल पाथवे। यहाँ पर बताया हुआ है कि हमें फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों ही तरीक़ों को अपनी लर्निंग में इंक्लूड करना होगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल पाथवे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके के मल्टीपल पाथवे की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो राइट आंसर होगा फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल बोथ एजुकेशन मॉडल्स और मोड्स विल बी फॉलोड इन मल्टीपल पाथवेज। इसके बाद इन्होंने बोला कि और किस तरीके से यूनिवर्सल एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम स्कूल बनाएंगे, और किस तरीके के स्कूल बनाएंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही रहेंगी। अब ये नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? तो ये आपकी एनजीओज होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की ना हो बट वो जो इस तरीके के कार्यों में सहयोग करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की, जैसे मान लीजिए स्कूल बनाना है तो बहुत सारी ऐसे एनजीओज होती हैं, बहुत सारी ऐसी जो सामाजिक आप कह सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू भी उनको भी इन्वॉल्व करके हम स्कूल्स को बनाएंगे। इसके थ्रू क्या होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत ही रूरल एरियाज़ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अति ग्रामीण हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर कोई कहीं पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है, वन क्षेत्र है, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, तो वहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट को पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग नहीं करवाना चाहते हैं। बट बहुत सारी ऐसे एनजीओज़ हैं जो उस फील्ड में काम करती हैं, और वहाँ पर उनके ऑफिसेज़ होते हैं, वहाँ पर उनके लोग सामाजिक कार्यों में वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं। तो उस तरीके के एरियाज़ में स्कूल बनाना होगा। अब स्कूल बनाना होगा तो कौन बनाएगा? तो उसमें एनजीओज़ भी वहाँ पे जो कार्य कर रही हैं वो भी वहाँ पे स्कूल बनाएंगी, और गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। इस तरीके से इन्होंने ये भी बोला है कि लर्निंग आउटकम के बारे में बात करी कि हम जो भी लर्निंग आउटकम चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई लर्निंग आउटकम होगा, तो उसको हमें डिज़ायर्ड लेवल में, हर एक लेवल पे हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनका जो और है कि मतलब और अगर हम बोले क्या और तरीके इन्होंने बताए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसमें बोला गया है कि उन बच्चों को वापस लाइए जो ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई छोड़कर हट चुके हैं। और जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने 5th क्लास तक एजुकेशन ली है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने पढ़ा नहीं, तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी पढ़ाई आधे रास्ते में छोड़ दी है, जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनको हम वापस स्कूल में लेकर आएंगे। इसके अलावा अल्टरनेटिव सेंटर्स को लॉन्च करने की बात की गई। किस तरीके के होंगे ये अल्टरनेटिव सेंटर्स? ये अल्टरनेटिव सेंटर्स आपके इनोवेशन एजुकेशन सेंटर्स होंगे, जहाँ पर सिर्फ पढ़ाया ही ना जाए, जहाँ पर सिर्फ पुस्तक की जो आपकी ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, सिर्फ वही ना दिए जाए। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद इन्होंने एक पीयर ट्यूटोरिंग की बात करी है। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब क्या है कि टीचर ही टीचर्स को पढ़ाएंगे। मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप अगर आपको अच्छा खासा अनुभव है, तो आपके अंदर ही, मतलब आपके सुपरविजन में ही 2-3 और टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ताकि आप उनको गाइड कर सकें और उसके थ्रू और भी लोगों को शिक्षा मिल सके। तो ये इस तरीके से ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसको हम अचीव कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होंगे। जैसे अभी हमने बात करी कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हमारे हैं उनको अचीव करना भी हमारा एक गोल है। मतलब जो हमने मान के लिया है, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को पूरा करना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम में इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहले तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस होना चाहिए। मतलब जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है और सेकेंडरी तक, वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को उसका एक्सेस प्रोवाइड है, ठीक है। और एक चीज़ और है, पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था कि जो भी चाइल्डहुड केयर होता था उसमें सिर्फ मिड डे मील्स की बात की जाती थी, सिर्फ मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता था। अब जो गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेकर आई है, इसमें बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात की गई है। इक्विटी एंड इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? इक्विटी एंड इंक्लूजन का मतलब होता है कि लोगों को, जितने भी हमारे चिल्ड्रन हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको एक जैसा भाव देना उनको, और उसके साथ साथ इंक्लूजन पे काम करना। मतलब वो भी बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको भी इंक्लूड करना। मतलब हर एक बच्चे को, चाहे वो सोशली कोई भी क्लास से, किसी भी सेक्ट से रिलेटेड हो, उसको उस सेट से, उस क्लास से लेकर आना और अपने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ही इंक्लूड करना, उनको एक साथ ही पढ़ाना। उसके साथ साथ जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉप आउट्स हो गए, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हो गए, उनको भी वापस लेकर आना। और इसके लिए इन्होंने डेटा दिया है कि 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम वापस लेकर जाएंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये एसडीजी गोल को फॉलो करती है। एसडीजी गोल हमें पता है, एसडीजी गोल क्या होते हैं। उसमें आपका एजुकेशन की बात की गई थी, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई थी, उसी एसडीजी गोल के ऊपर ही इसको बनाया गया है। मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिव एसडीजी गोल को फुलफिल करना भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम ये भी चाहते हैं कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और अचीव करें, ठीक है। और इसके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको FLN बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो FLN को अचीव करना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो कई जगह यहाँ पर आपको FLN वर्ड बार बार आपको यहाँ पर रिपीट होगा। इसके साथ साथ ये बोला गया है कि 21वीं सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 20वीं शताब्दी को फॉलो करें, हम 19वीं शताब्दी को फॉलो करें। जो हमारी 21st सेंचुरी की स्किल है, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे लर्निंग में हो, चाहे असेसमेंट में हो, हमें उसको फॉलो करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारी चीज़ें क्रिएटिव और नए ढंग से करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हमें पता है कि ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है तो हमें उस पर फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि अभी भी हम पुराने तरीक़ों से ही पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट इन्होंने स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात की है। स्कूल कॉम्प्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल कॉम्प्लेक्स आखिर में होता क्या है? देखिए, इन्होंने बोला है कि कई सारे स्कूल को एक साथ मिलाकर स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसका मतलब है मल्टीपल स्कूल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई एक एरिया है, किसी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 10 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं। हो सकता है कोई ऐसा स्कूल हो जिसका प्लेग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है कोई एक ऐसा स्कूल हो जिसकी लैब बहुत अच्छी हो, कोई एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी हो। तो अब क्या कर रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्कूल में हर एक चीज़, सारी चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। हो सकता है हर एक स्कूल में अलग अलग चीज़ें अच्छी हो। तो इन्होंने क्या किया कि सारे स्कूल्स को मिलाकर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें आपस में स्कूल्स अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, ठीक है। मान लीजिए कि किसी स्कूल के पास टेबल टेनिस की सुविधा है और कोई और बच्चे हैं जो टेबल टेनिस अगर खेलना चाहते हैं तो उनको भी ये रिसोर्स प्रोवाइड की जाए। किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी या किस बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी, ये आगे जो भी वहाँ पे जो भी मतलब समझ लीजिए जो भी जिम्मेदार होंगे उस चीज़ के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट ये लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं हम स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। इसको ध्यान में रखिएगा। इफेक्टिव गवर्नेंस की भी बात की गई है कि हम पावर को कॉमन नॉर्म्स से अलग कर देंगे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कोई कॉलेज है उसके पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकता है। पहले क्या था, ऑटोनॉमी की बहुत प्रॉब्लम थी। कोई डिसीजन मेकिंग लेना है तो वो जो प्रिंसिपल है वो भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है, कोई और ले रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनको हम अलग करेंगे और नॉर्म्स को भी अलग करेंगे कि नॉर्मल कोई अगर कोई चीज़ फॉलो कराना है तो उसके लिए भी हमें पता हो
जैसे मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, उसको एक छोटी सी चीज़ फॉलो करानी है, हो सकता है उसको कोई नया एक्सपेरिमेंट कराना है, तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन नॉर्म्स को और पावर्स को अलग करेंगे। इसके बाद इन्होंने बात करी कि लैंग्वेज की जो बैरियर है उसको ओवरकम करने की बात करी। कि हम जो देखिए, पहले आपको क्या था, पहले हम पढ़ रहे थे कि जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी कम्युनिकेशन की, और जो हमारी इफेक्टिव टीचिंग की। अभी क्या है, अब बोल रहे हैं कि कोई भी नेटिव लैंग्वेज में हम अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं चिल्ड्रन में। इससे क्या होगा, जो लैंग्वेज बैरियर होगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉमन स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई है कि पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो कॉमन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट एजुकेशन जो है वहाँ पे कुछ अलग बुक्स चल रही हैं और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक स्कूल्स को भी प्राइवेट स्कूल के बराबर ही उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसी तरीके की एजुकेशन सिस्टम वहाँ लगाया जाएगा और वहाँ पर भी वैसा ही एजुकेशन मिलेगा जैसा प्राइवेट स्कूल्स में मिलता है। अब हम आगे ये समझेंगे कि कैसे बच्चे सीखेंगे, हाउ चिल्ड्रन विल लर्न। तो इसके लिए क्या बताया गया है, इसके लिए आपको कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो पहले वाली पॉलिसी थी वो, और नई एजुकेशन पॉलिसी में, नई एकेडमिक स्ट्रक्चर में किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं, पहला जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपका 10 ईयर्स है, और उसके बाद ये जो एलिमेंट्री है फाउंडेशनल, उसका कोई भी डिफिनीशन नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में जो एजुकेशनल का जैसे आपका मान लीजिए नर्सरी से लेके प्री हो गया और आपका 5th क्लास हो गया, उसका कुछ भी बताया नहीं है। कहाँ से डिफाइंड है ये एज 6 से डिफाइंड है, 6 से 16 तक डिफाइन है, उसके बाद 16 to 18 डिफाइन है। बट जो हमारा नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर एक एज ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आप फाउंडेशनल में देखिए जो स्काई ब्लू है, 3 ईयर्स में आपको बताया हुआ है कि आंगनवाड़ी होगा, प्री स्कूल होगा या फिर बाल वाटिका होगा। ये किन के लिए होगा, ये एज 3 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए होगा। उसके बाद इन्होंने 2 ईयर्स को डिफाइन किया है, क्लास 1 and 2 को, और एज 6 to 8 के बच्चों के लिए इनको बनाया गया है। इन दोनों को मिला के हम इसका नाम देंगे फाउंडेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एज तक की, या आप कह लीजिए कि क्लास 2 तक की, प्री से लेके क्लास 2 की एजुकेशन यहाँ पर डिफाइन की गई है। 8 साल के बच्चे जो होंगे वो फाउंडेशनल कोर्स में होंगे। उसके बाद आपका आएगा प्रेपरेटरी क्या है आपका, ये 3 ईयर्स का होगा, इसको क्लास 3 से 5 तक डिफाइन करेंगे। ये होगा एज ग्रुप 8 से 11 के लिए, ये आपको यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर में दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में 3 ईयर्स का डिफाइन किया गया है, ये क्लास 6 से लेकर 8 तक है। एज जो रहेगी इसमें स्टूडेंट की वो रहेगी 11 to 14 ईयर्स, इसको हम मिडिल लेवल या मिडिल स्टेज बोलेंगे। इसके बाद आपका आता है 4 ईयर्स का, जिसमें एज 14 to 18 ईयर्स होगी, ये आपका क्लास 9 से लेकर 12 तक होगा, और ये इसको बोला जाएगा सेकेंडरी लेवल। तो इस तरीके से करिकुलम को या फिर पेडागोगिकल स्ट्रक्चर को इस तरीके से न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है। अब चलिए समझ लेते हैं हर एक स्टेज को। तो न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है 5+3+3+4 में। 3 ईयर्स जो होगी वो आंगनवाड़ी में होगी या फिर प्री स्कूल में होगा, और 12 ईयर्स जो होगा वो स्कूल में होगा। ठीक है, जिसको हम स्कूल बोलते हैं, और 3 ईयर्स को हम आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं। फाउंडेशनल स्टेज जो कि आपका स्काई ब्लू कलर में है, एकदम नीचे आप देख सकते हैं, ये मल्टी लेवल होगा। प्ले या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होगी, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसके बाद आपका आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि आपका लाइट ग्रीन कलर में है, ये आपका 3 ईयर्स का होगा। इसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपका आता है मिडिल स्टेज में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। साइंस जो होगा वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, हर कुछ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाएगा, मतलब प्रैक्टिस बेस्ड ये आपकी नॉलेज होगी। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपका येलो कलर में है, 4 ईयर का होगा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पर्टिकुलर स्टडी, मतलब एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्टडी करें, आप डिफरेंट स्ट्रीम में भी स्टडी कर सकते हैं।
और आप एट द एज ऑफ 14 यू कैन चूज़ योर स्ट्रीम कि आपको किधर जाना है, आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या मैथ्स लेना है, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं एट द एज ऑफ 14। इसमें क्या होगा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और स्टूडेंट के पास चॉइस होगी अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को चुनने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ECCE फ्रेमवर्क के बारे में। ये ECCE फ्रेमवर्क क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका जो नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जिसको NCP-ECCE बोलते हैं, ये ड्राफ्ट किया गया था NCERT के थ्रू। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें रिसर्च को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट रिसर्च जो होगी इंटरनेशनल नेशनल के बेसिस पे उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें आपका मल्टी फेज फ्रेमवर्क होगा, डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं चीज़ों के थ्रू इस फ्रेमवर्क को बनाया जाएगा, जिसमें आपका विजुअल आर्ट आता है, क्राफ्ट आता है, ड्रामा आता है, पपेट्री आती है, म्यूज़िक आता है, मूवमेंट आता है। इन सारी चीज़ों के थ्रू एजुकेशन को इम्पार्ट करने की बात की गई है, मतलब एजुकेशन को लागू करने की बात की गई है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ के थ्रू। स्कूल प्रिपरेशन मॉडल की अगर हम बात करें तो 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉडल होगा। मतलब जो भी बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे होंगे, उनको स्कूल प्रिपरेशन मॉडल के थ्रू उनको तैयार किया जाएगा स्कूल में जाने के लिए। इसको भी डेवलप किया है NCERT ने। और इसमें क्या होगा, उनको डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब खेल कूद के थ्रू उनको स्कूल में जाने के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है NCPFECE, इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। और इसकी ड्राफ्टिंग बॉडी कौन है, मतलब NCERT, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से लर्निंग होगी, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो लर्निंग किस तरीके से होगी, सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी। हम क्यूरियोसिटी को डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर, उसके थ्रू इनकी लर्निंग होगी। इसके बाद लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक के थ्रू भी पढ़ाई कराई जाएगी स्टूडेंट्स को। रिलेशनशिप विद नेचर, मतलब जो हमारी प्रकृति है उसके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बीइंग का, उसको फोकस करते हुए भी हम अपने करिकुलम को डेवलप करेंगे। कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स के थ्रू भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, मतलब कि टीम वर्क जो होता है इसको डेवलप किया जाएगा उनकी एजुकेशन के थ्रू। और इसको कैसे डेवलप करेंगे, इसको डेवलप करेंगे हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू। प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, मतलब जो भी लर्निंग होगी वो आपकी प्ले बेस्ड होगी या फिर प्रैक्टिस बेस्ड होगी और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी। एथिक्स के लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, एथिक्स के बेसिस पे ही एजुकेशन सिस्टम का पूरा डेवलपमेंट होगा। सेल्फ आइडेंटिटी पे फोकस किया जाएगा कि स्टूडेंट को पता हो कि उनकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, उनके अंदर किसी भी तरीके की आइडेंटिटी क्लैश नहीं होना चाहिए। एटिकेट्स, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो अगर हम आगे बात करें अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 इन मिशन मोड, किस तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा, तो आपको ये समझना है कि फाउंडेशनल स्किल के थ्रू इसको डेवलप किया जाएगा। नेशनल मिशन पे फोकस किया जाएगा, बुक प्रमोशन होगा, अर्ली लर्निंग होगी, 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल जो मैंने आपको बताया ये होगा। जो भी फर्स्ट स्टूडेंट होंगे, जो भी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट होंगे, उनको 3 मंथ का एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉडल फॉलो करवाया जाएगा। नेशनल रिपोजिटरी जो है हमारी दीक्षा, इसके थ्रू जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी सारे स्कूल को और डिजिटल लाइब्रेरीज़ को भी यूज़ किया जाएगा। तो इसका आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके का करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इसको ये भी अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि करिकुलम किस तरीके का है। सबसे पहले तो पॉइंट है फ्यूचर रेडी। जो भी हमारा करिकुलम होगा वो भविष्य को देखकर बनाया गया है। क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमारा करिकुलम है वो ऐसा होगा कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को, संभावनाओं को क्रिएट करें। अलाइन विथ डायनेमिक सिनेरियो, जो हमारा डायनेमिक सिनेरियो है, जैसे आपको पता है कि हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारी कंट्री है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, तो उनको देखते हुए करिकुलम को बनाया गया है। नेशन बिल्डिंग,
स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें, देश के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दें। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस करिकुलम में। इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड डिमांड मैपिंग, एक स्टूडेंट की क्या इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं और क्या करंट में कैसा डिमांड चल रहा है, इन तीनों चीज़ों को आपस में मैप करके उसके बाद करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है। 5th स्टैंडर्ड स्टडी विल बी इन द मदर लैंग्वेज। 5th स्टैंडर्ड तक की स्टडी जो होगी वो मदर लैंग्वेज में होगी या फिर नेटिव टंग में होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मॉडल है, क्रिएटिव बैंक है, रीस्किल एंड अपस्किलिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोफेशन, स्टूडेंट एजुकेशन एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको रीड करके बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप कोशिश करेंगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें। सोल्यूशन ऑफ टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, वर्चुअल लैब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिल द गैप बिटवीन रिसर्च एंड एजुकेशन। उसके साथ साथ 9th एंड 12th के एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे। 360 एग्जाम परफॉर्मेंस होगा, जो रिव्यू असेसमेंट होगा, इंक्वायरी बेस्ड होगा, डिस्कवरी बेस्ड होगा, डिस्कशन बेस्ड होगा एंड एनालिसिस बेस्ड होगा। एम्पावरिंग इंस्टीट्यूशंस विथ ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी और ज़्यादा फ्रीडम उनको डिसीजन मेकिंग में प्रोवाइड की जाएगी। फोकस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, व्हेन अ टीचर लर्न्स अ नेशन लीड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करिकुलम में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप पार्ट 2 आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।